हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज के मेरे क्लास का टॉपिक है हिंदी सी बेसिक क्लास 10th क्षितिज भाग 2 की कविता है यह दत्तुरित मुस्कान और फसल। मैंने दोनों मतलब इस कविता में जो नागार्जुन की कविता है, ये दो कविता है, उसको मैंने दो अलग अलग वीडियोस में बनाया है। ठीक है, तो पहला ये वीडियो है दत्तुरित मुस्कान का। यहाँ पे पाठ प्रवेश दिया हुआ है। कवि नागार्जुन जो छोटा बच्चा रहता है और जब कवि उससे पहली बार अपने बच्चे से मिलता है और उसके जो छोटे छोटे से जो दांत रहते हैं, और जब वो मुस्कुराता है तो वो भाव विभोर हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। और हमें उसको देखकर कहते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि बोलते थे कि तुम मेरी झोपड़ी में आए हो। और ऐसा लग रहा है कि जैसे बोलते हैं ना कि तुमको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कमल की तरह हो तुम। ओके, और तुम इतने अच्छा मतलब बोलते हैं ना कि उस बच्चे की मुस्कान के बारे में लिखते हैं कि तुम्हारी मुस्कान से जो व्यक्ति मर चुका है उसमें भी जीवन दान प्राप्त हो सकता है। तो ये सारी चीजें पाठ प्रवेश में मैंने यहाँ पे दी हुई है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला काव्यांश हम लेते हैं। पहला काव्यांश। तुम्हारी है दतुलित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया हो कठिन पाषाण। सारे शब्दार्थ यहाँ पे दिए। दत्तुलित मतलब जो बच्चे जब बड़े बोलते हैं ना, जब छोटे से बड़े होते जाते हैं तो उनके छोटे छोटे से दांत आते हैं, जो सफेद सफेद से प्यारे प्यारे से दांत, और जब वो मुस्कुराते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये कविता उसी के ऊपर है। ठीक है, कवि जब अपने पहली पहली बार अपने बेटे को देखते हैं और उससे जब मुलाकात करते हैं, जब वो मुस्कुराता है, तो वो उस कविता के माध्यम से अपने सारे भावनाओं को लिख रहे हैं। तुम्हारी है दतुलित मुस्कान। कवि कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी दतुलित मुस्कान को देखता हूँ तो ऐसा लगता है मृतक में भी डाल देंगे जान। ऐसा लगता है जैसे जो व्यक्ति मर चुका है, अगर वह भी तुम्हारी मुस्कान को देखेगा तो वह भी जाग उठेगा। जान मतलब वो भी निर्जीव से सजीव हो जाएगा। ओके, जीवित हो जाएगा। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, जो तुम्हारे गालों में, गात मतलब क्या होता है, गाल। ओके, तुम्हारा जो गाल है जिसमें बोलते हैं ना कि धूल लगी हुई है, क्योंकि बच्चे जमीन में खेलते रहते हैं तो उनके कपड़े, उनके शरीर थोड़ा गंदा सा रहता है। गंदा मतलब धूल लगी हुई रहती है। तो तुम्हारे गालों में जो धूली धूसर ये तुम्हारे गात है, वो बहुत प्यारे लग रहे हैं। ठीक है, छोड़ कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहा है जलजात। जलजात का मतलब क्या होता है, कमल का फूल। ओके, तो कमल का फूल कहाँ फूलता है, तो तालाब में फूलता है। तो कवि क्या कह रहे हैं, जब तुम्हारे मैं गालों को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरी झोपड़ी में वो खिल गया है। कहाँ को छोड़कर, तालाब में कमल खिलता है, लेकिन वो कमल तालाब में न खिलकर मेरी झोपड़ी में खिल रहा है। ठीक है, परस पाकर तुम्हारे ही प्राण पिघल कर जल बन गया हो कठिन पसार। जब तुम मुस्कुराते हो, जब तुम इस तरीके से हंसते हो, ऐसा लगता है कि जो बोलते थे कि कठिन मतलब कठोर बोल सकते हो, राइट। पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर। ओके, ऐसा लग रहा है कि पत्थर पिघल गए हैं और पूरा घर जल बन गया है। मतलब तुम्हारी मुस्कुराहट के आगे सारी भावनाएं, सारे दुख दर्द सब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। अपने शिशु पुत्र को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि छोटे छोटे दांतों से सुशोभित तुम्हारे यह मुखड़ा, चेहरा और तुम्हारी निश्चल मुस्कान इतनी मनमोहक और सुंदर है कि निर्जीव व्यक्ति में भी प्राण फूंक देगी। कवि कहना चाहते हैं कि इस दत्तरित मुस्कान को देखकर मानो मृतक भी जी उठेगा। कवि इतने भावुक हो उठे हैं कि धूल मिट्टी से सने उनके कोमल शरीर को देखकर उन्हें कमल की प्रतीति हो रही है। वे अचानक कह उठते हैं कि तालाब को छोड़कर कमल मानो मेरी झोपड़ी में पुत्र के रूप में खिल रहा है, और तुम्हारे कोमल स्पर्श को पाकर पत्थर भी पिघलकर मानो जल बन गया है। ठीक है, विशेषताएं हैं इस काव्यांश में, जो भी विशेषताएं हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। जैसे धूल दूषित में अनुप्रास अलंकार है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी है। काव्यांश दो। छू गया तुमसे ये झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था या बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंखें लू मैं फेर। ओके, छू गया तुमसे कि झरने लग गए शेफालिका के फूल। शेफालिका कोई पौधा होता है जिसका बोलते हैं ना कि छोटे छोटे पत्तियों वाला कोई फूल होता है, और वो झड़ जाता है। जैसे अगर आप उसको टच करोगे तो झड़ता है। तो कभी यहाँ पे क्या करें, छू गया तुमसे ही झरने लगे, जैसे ही तुमने मुझे छुआ। ओके, जैसे ही मैंने तुम्हें छुआ, ऐसा लग रहा है जैसे सारे शेफालिका के फूल झड़ने लग गए। बांस था या बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो। क्यों? क्योंकि मेरा जो जीवन है वो कैसा है, बांस या फिर बबूल के जैसा हो गया है। क्योंकि कवि जो है वो हमेशा अपने घर से बाहर रहे हैं। ठीक है, बहुत सालों बाद या कुछ सालों बाद वो अपने घर वापस आए, और जब अपने बच्चे को देख रहे हैं तब उससे कह रहे हैं कि तुम्हें पता नहीं कि मेरे जीवन में
दुख था, तकलीफ था, तुमको कुछ भी नहीं पता, जैसे तुम मुझे छू रहे हो या मैं तुम्हें छू रहा हूँ, तो शेफालिका के फूल जैसा प्रतीत हो रहा है। सुंदरता बताइए, बोलते हैं ना कि एक भावना बताइए। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। तुम मुझे नहीं पहचान सकते, क्यों? क्योंकि मैं पहली बार तुमसे मिला हूँ। जब से तुम पैदा हुए तब से मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुमने मुझे नहीं देखा। देखते रहोगे अनिमेष। अनिमेष का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एक नजर से देखते रहना, आंख ना मीचना नहीं। ओके, बस अनिमेष एक टक देखते रहना। तो कवि कह रहे तो क्या तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगे? थक गए हो, आंख लूं मैं फेर। तुम थक गए हो, ऐसा लगता है कि तुम एक नजर से मुझे देख रहे हो तो तुम थक गए होगे। एक काम करता हूँ कि मैं ही आंखें फेर लेता हूँ, जब मैं आंखें फेर लूंगा तो तुम भी अपनी आंखें फेर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे व्याख्या क्या आएगी? कवि कहना चाहते हैं कि तुम्हारा सुंदर मुख को देखकर और कोमल स्पर्श को पाकर भला किस पत्थर हृदय मनुष्य का दिल ना पिघलेगा। कवि का मन बांस और बबूल की भांति नीरस, मतलब बोलते ना जिसमें कोई चाव ना हो। शुष्क मतलब बोलते ना कि सूखा। ठूठ मतलब क्या होता है? जिसमें हरियाली ना हो। ठीक है, जैसा हो गया है। वे घर छोड़कर सन्यासी बन गए थे और इधर उधर घूम रहे थे, किंतु घर का सुखद आश्चर्य के रूप में उनका शिशु पुत्र उनकी बोहक दतुलित मुस्कान के साथ उन्हें लगातार देखे जा रहा है। उसका कोमल स्पर्श पाकर कवि का जो ठूठ जैसा पाषाण हृदय भी शेफालिका के फूलों की भांति झरने लगा है। अगर आप बहुत दिनों बाद जब किसी से मिलते हो तो आपकी जो भावनाएं होती हैं, जो आपकी फीलिंग्स होती है, वो शेफालिका के फूल तरीके से बताया गया। मतलब झरने लगती है आपकी। आप बोलते हैं ना, बहुत दिनों बाद किसी से मिलते हो तो आपके आंखों से आंसू आने लगते हैं। आप समझ नहीं पाते हो कि आप किस तरीके से अपनी बातों को रखोगे, आप कैसे बात करोगे। तो बस वही सारी चीजें अनेक हृदय में उनके हृदय में वात्सल्य रस की धार बह रही है। अनायास वे अपने पुत्र से कहते हैं कि तुम आज से पूर्व मुझे कभी नहीं देखे थे, इसलिए शायद तुम नहीं मुझे पहचान पा रहे हो। लेकिन इस प्रकार एकटक देखते रहने से तुम थक जाओगे। कभी भी लगातार उसे देख रहे हैं, किंतु अपने शिशु पुत्र को थकान से उबारने के लिए वे अपनी आंखें फेर लेने का प्रस्ताव रखते। वे कहते कि अगर मैं अपनी दृष्टि घुमा लूं तो तुम भी आसानी से अपनी नजर घुमा लोगे और एकटक देखते रहने से श्रम से बच जाओगे। मैंने कहा ना, जब आप बच्चों को एकटक देखते रहोगे तो वो भी आपके साथ देखते रहेंगे। जैसा आप बच्चों के साथ करते हो वैसे ही वो बच्चे वैसा आपको रिफ्लेक्ट करते हैं, वैसा ही वो है आपको कॉपी करते हैं। विशेषता यहाँ पे जो है वो मैंने लिख दी है। काव्यांश्री, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दतुलित मुस्कान, धन्य तुम, माँ भी तुम्ही धन्य, चिर प्रवासी में इतर में अन्य। इस काव्यांश में कवि अपनी पत्नी और बच्चे को धन्य बोल रहे हैं और अपने बच्चे से कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ धन्य है। क्यों? पढ़ते हैं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। हम पहली बार मिल रहे हैं, तुम्हारे पैदा होने के बाद से मैं पहली बार घर आया हूं, तो हम पहली बार मिल रहे हैं। तो अगर परिचित होना मतलब अगर हम एक दूसरे को जान नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं है। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, अगर तुम्हारी माँ माध्यम ना होती, माध्यम मतलब माँ ने ही तो बताया होगा ना कि ये तुम्हारा बेटा है, और बच्चे को बोलते ना कि बच्चे को उनकी गोद में डाला होगा कि ये आपका, ये तुम्हारा बेटा है और ये तुम्हारे पिता है, लाइक दैट। तो माध्यम है वो माँ। ठीक है, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान। अगर तुम्हारी माँ ना होती, तुम्हारी इस तरीके से देखभाल ना करती, तुमको रखती नहीं, बोलते ना खिलाती पिलाती, तो मैं तुम्हें नहीं देख पाता और ना मैं जान पाता। तुम्हारी ये दतुलित मुस्कान, जो तुम आज मुस्कुरा रहे हो, जो तुम आज इतने अच्छे से मुझे बोलते ना कि देख रहे हो, उसके पीछे कौन है? तो तुम्हारी माँ है। ठीक है, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी में इतर में अन्य। क्योंकि मैं तुम्हारी माँ का धन्यवाद करता हूँ, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरे चिर प्रवासी, मैं तो कभी यहाँ रहा नहीं, मैं तो इधर उधर घूमता रहता हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें संभालती, तुम्हारी देखभाल करती, तुम्हारी बोलते ना कि तुम्हारी खाना पीना, खाने पीने का ख्याल रखती, तो तुम्हारी माँ और तुम दोनों धन्य हो। ठीक है, बहुत सरल है, बहुत ज्यादा सरल है। शिशु अपनी दतुलित मुस्कान के साथ एकटक अपने पिता की ओर देख रहे हैं, किंतु अबोध बालक अपने पिता को नहीं पहचानता। आज प्रथम बार वह उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो रहा है। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आंखों में जिज्ञासा है, पहचानने की चेष्टा व व्याकुलता है। जब पहली बार आप किसी बच्चे से मिलते हो या बच्चा आपसे मिलता है तो बच्चा बहुत आश्चर्यचकित रहता है। बच्चा आपको बहुत एक एक नजर में देखते रहता है कि कौन है। कोई मेहमान जब आपके घर में आता है तो बच्चे ऐसा बिहेव करते हैं। कवि उसे संबोधित करते हुए कहते कि अरे बेटे, यदि यदि पहली बार देखकर मुझे पहचान न सके तो कोई बात नहीं है, मैं ही कभी तुम्हारे सामने आया आया तो भला तुम कैसे पहचानोगे।
अगर तुम्हारी माँ ना होती, आज तुम्हें मैं देख भी नहीं पाता, मैं घर पर ही नहीं रहा। आज अतिथि जैसे तुम मुझे देखकर शायद तुम मेरा परिचय पाना चाहते हो। तुमसे मेरा क्या संबंध है, या तुम नहीं जानते, किंतु तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया और अब तक तुम्हारी देखभाल की। मैं ही गैर जैसा घर के बाहर इधर उधर भटकता रहा। तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ का स्नेह संपर्क सदा बना रहे, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से तुम्हें तुम्हें सदा खिलाया पिलाया। कवि इसमें अपनी पत्नी का आभार बता रहे हैं। आभार बताना मतलब खुश हो रहे हैं कि, और धन्यवाद दे रहे हैं कि तुमने इसकी देखभाल की है और इसी के कारण मैं उसे देख पा रहा हूँ। बाकी वहां पे विशेष जो है मैंने दिया हुआ है। काव्याशपोर। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधु पर, देखते तुम इधर कनकी कनकी मार, और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दतुलित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविवान। इस अतिथि, अपने आप को कभी यहाँ क्या बता रहा है, अतिथि बता रहा है, मेहमान है, क्योंकि बहुत सालों बाद आए हैं। ठीक है। प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, तुम्हारा मेरा कोई संपर्क नहीं रहा है, क्योंकि मैं कभी आया ही नहीं, तो तुम मुझे जानते ही नहीं। ठीक है। उंगलियां माँ की कराती रही मधुर पर। मधुर पर क्या है, आप ये कह सकते हो कि शहद, घी, दही, शक्कर, ये सब मिलाकर एक पंचामृत करके बनाया जाता है, जो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो क्या कहना है, कभी तुम्हारी माँ ही ये सारी चीजें खिलाती पिलाती रही है तुम्हें अपने हाथों से, अपनी उंगलियों से। देखते तुम इधर कनकी मार, कनकी मारना मतलब क्या होता है, थोड़ा देखना फिर इधर हट जाना, कभी झरोके से देखना, कभी इधर से देखना। मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि आप आंखें चार नहीं कर रहे हो, आप बस छुप छुप कर देख रहे हो। ठीक है। और होती जब आंखें चार, तब तुम्हारी दतुलित मुस्कान, और जब तुम्हारी और मेरी आंखें एक दूसरे को देखती हैं, ओके, तो तुम मुस्कुरा देते हो। और जब तुम मुस्कुराते हो, तो जो तुम्हारी दतुलित मुस्कान है, जब तुम हंसते हो, तो जो तुम्हारे छोटे छोटे दांत हैं, जो तुम्हारे दूध के छोटे छोटे दांत हैं, जब वो दिखते हैं, तो बड़े ही प्यारे लगते हैं। मुझे लगती बड़ी ही छविवान। छविवान मतलब क्या होता है, सुंदर। जब तुम मुझे देख कर आंखें चार करते हो, और जब हम दोनों की आंखें मिल जाती हैं और तुम हंस देते हो, जैसे ही हंसते हो, जो तुम्हारी दतुलित मुस्कान है, वो बड़ी ही कोमल और बड़ी ही सुंदर लगती है। तो ये है यहाँ पे का आखिरी काव्यांश। कवि अपने पुत्र से कहते हैं, मेरी तरफ देखते हुए, जब जब हम दोनों की निगाहें मिल जाती, तब तब तुम मुस्कुरा देते हो, और तुम्हारे छोटे छोटे नए दांत मुझे बरबस आकर्षित कर लेते हैं। तुम्हारी वह मुस्कान मुझे इतनी सुंदर लगती है कि मैं इस दिव्य शोभा का वर्णन नहीं कर सकता। कभी भाव वेग में अपना हृदय खोलकर रख देते हैं। शिशु के प्रति पिता के कर्तव्य और दायित्व का यथोचित पालन न कर पाने का दुख उन्हें भी खल रहा है। एक पिता और माता का अपना अपना कर्तव्य होता है बच्चों के प्रति, लेकिन कवि कहते हैं कि मैं तो प्रवासी था, मैं तो कभी तुम्हारे साथ रहा नहीं, तो मुझे इस बात का दुख है कि जो मेरा कर्तव्य था, जो मेरा दायित्व था, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो मैंने तुम्हारे साथ नहीं किया। अतः अपने आप को केवल अतिथि जैसा उल्लेख करते हैं, और इतर अन्य कहकर अपने मन को क्षोभ व्यक्त करते हैं। कनकी मार देखना और कनकी का अचार होना, इस मुहावरा है। ठीक है। तो यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि मैं सिर्फ अतिथि हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं आया ही नहीं, तो तुम मुझे पहचान नहीं सकते। विशेषता यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट वाले आपको स्लाइड में क्या है, इसका पूरा सार दिया है, जो मैंने व्याख्या की है वही इसमें सार है। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि सार को आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। मैंने एज ए डॉक्यूमेंट आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको कुछ चीजें मिस हो गई हैं, कुछ जो आपको जानना है, तो आप यहाँ से जान सकते हो। ठीक है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, एंड थैंक यू सो मच।